हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो एमपी बोर्ड के द्वारा संचालित किया गया है, ओपन बुक एग्जाम के द्वारा संचालित किया गया है। फ्रेंड्स, तो आपका ये पेपर है संज्ञान अधिगम और बालक का विकास, कॉग्निटिव लर्निंग दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि जो भी डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको और भी पेपर के क्वेश्चन के आंसर यदि सॉल्व चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं और भी क्वेश्चन के पेपर आप लोगों को सॉल्व करा सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यदि पेपर मिलता है तो पेपर को अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रीड करिए। देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक 1, 2 एवं 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, और प्रश्नों के सामने क्या है उनके अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। फिर आप देख सकते हैं कि प्रश्न 4 से 9 तक जो उत्तर है वो आपको 30 वर्ड में लिखना है, मतलब वर्ड सीमाएं आपकी लिमिट होनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 10 से 30 तक के जो उत्तर है आपको करेक्ट 75 वर्ड में इंक्लूड करना है। 14 से 70 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको 120 वर्ड में लिखना है, और 80 से 20 तक के जो प्रश्न है आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, और इनमें आप सभी के 5 क्वेश्चन पे एक एक नंबर दिए गए हैं, ये टोटल 5 नंबर के हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। तो वुडवर्थ ने अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के 4 अंग बताए हैं। सेकंड है, अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड अवलोकन। तो अवलोकन के माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि बच्चों में मानसिक प्रक्रियाओं को प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अवधान की बाह्य दिशा है, इसका आंसर है पुनरावृत्ति। जो अवधान होता है, अटेंशन, ध्यान होता है, उसकी बाहरी दशा क्या कहलाती है? पुनरावृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, कहानी एक छोटी रचना है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है H.G. वेल्स ने दी है। फ्रेंड्स, कई लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र पे भी देखा है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। मैंने सर्च किया है तो मुझे तो इसका आंसर H.G. वेल्स ही मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? फ्रेंड्स, स्तर तो 3 है, और अवस्थाएं हम यदि इंक्लूड करते हैं तो 6 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, कोहल वर्ग का नैतिक विकास। तो आप वीडियो पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा। तो ये तो हो गए हमारे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुभव के द्वारा ब्लैंक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। जब हमारा एक्सपीरियंस होगा तो हमारे व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, उसे ही हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध किससे है? जीन पियाजे से है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत का संबंध बताया है। मन के अनुसार अवधान एक मानसिक क्रिया है। तो ये परिभाषा किसने दी है? मन ने दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानसिक क्रिया होगा। अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रतिरूप की क्रियाओं का आत्मसात करना ही क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। दैट मीन्स हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। फिर है, खालिस्तान के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। तो ये किसने बताया है? वैलेंटाइन ने बताया है कि खेल जो है वो एक क्या कहलाता है? मनोरंजन है एक प्रकार का। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए। बी स्मृति के प्रकार हैं।
फ्रेंड्स, स्मृति के दो प्रकार होते हैं, विस्मृति और स्मृति। तो हम पहले देखेंगे विस्मृति के प्रकार। तो इसके दो प्रकार होते हैं, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। जिनमें व्यक्ति जानबूझकर कुछ भूलना चाहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय विस्मृति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दुख के पल। और निष्क्रिय विस्मृति वो कहलाती है जिनमें व्यक्ति जानबूझकर कुछ भूलना नहीं चाहते, जैसे पढ़ाई हो गया, और जहाँ आप कोई अच्छी जगह पे जाते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जो आपको लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, याद रहते हैं, हमेशा उसमें आप अपनी मेमोरी में उस चीज़ को, वो पल को याद करके रखते हैं। तो सक्रिय यानी जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, और निष्क्रिय यानी जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब सेकेंड है हमारा, बूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बूनर का भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को आई बटन पर दे दूंगी, तो जिससे आप देख सकते हैं। तो बूनर का जो बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। पहला होता है आपका एक्शन, सेकंड होता है इमेज, और थर्ड होता है आपका सिंबल्स, यानी कि सक्रियात्मक, दृश्य प्रतिबिंब या दृश्य प्रतिमा, और थर्ड होता है आपका सिंबल यानी कि सांकेतिक माध्यम से। इन्होंने बच्चों की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं, लर्निंग करना। नेक्स्ट है, सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, शिक्षा और शिक्षण से संबंधित होता है, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं विचारों का आदान प्रदान करना होता है। देन नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र की किन्हीं 3 कहानियों के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र की 3 कहानियां जैसे गोदान, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, तो ये इनकी 3 कहानियां हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट है, किन्हीं 2 रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्होंने रचनावादी का निर्माण किया है। तो मैंने 4 नाम बताए फ्रेंड्स, वायगोत्स्की है, जेन प्याजे हैं, ड्यूवी है और बूनर है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे एक शब्द में उत्तर। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो 2-2 नंबर के हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति की कोई एक परिभाषा लिखिए। स्मृति क्या होती है? तो मैंने वुडवर्थ के अनुसार बताया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होती है। जो भी हम चीज़ सीखते हैं उसका सीधा उपयोग क्या कहलाती है, हमारी स्मृति कहलाती है। इसमें हम शीघ्र स्मरण क्षमताएं होती हैं, टाइम तक कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगी किसकी, वुडवर्थ की, कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम से क्या आशय है? आपको अधिगम का आशय बताना है। तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग यानी होगा फ्रेंड्स कि हम डेली दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं और करने के बाद हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। इसका वीडियो भी बना हुआ है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी आप लोगों को। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं कि लर्निंग का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, तो आप जो सुटेबल लगता है आप उनको लिख सकते हैं। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार है कि आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं। सेकंड परिभाषा है गेट्स के अनुसार है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको जो भी ट्रेनिंग मिल रही है, उसके बाद आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये 2 नंबर का है, तो इसलिए मैंने छोटा सा ही लिखा है। तो आप इतना भी लिखेंगे तो सफिशेंटली है। अब हम नेक्स्ट है हमारा, निर्माणवाद की मुख्य मान्यता क्या है? निर्माण यानी होगा किसी चीज़ की रचना करना। तो सीखना एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया होती है जिससे मानव ज्ञान के निर्माण का कार्य करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार लोगों के पास जो भी ज्ञान होता है वह केवल अधिग्रहित नहीं करता बल्कि उसका क्या करता है, निर्माण करता है। उससे ही हम कहते हैं निर्माणवाद मान्यता कहते हैं। नेक्स्ट है, सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना के कितने सोपान होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि कुछ लोगों ने 6 लिखा है तो 3 ही होगा, क्योंकि 3 में मैं बता दूं आप लोगों के नाम इसके कौन कौन से हैं। पहला होगा संवेदी अभिलेख, सेकंड होगा अल्पकालीन स्मृति, और आपका थर्ड होगा दीर्घकालीन
स्मृति। तो फर्स्ट है आपका सेंसरी, सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी और थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है खेल की कोई दो विशेषता। तो खेल का फ्रेंड्स मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इसके कुछ नियम्स भी बताए हैं, तो मैं इसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वबोध की कोई एक परिभाषा अथवा आत्म पहचान की दो विशेषताएं लिखिए। आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये होता क्या है। स्वबोध यानी हो जाएगा कि स्वयं को जानना पहचानना, आप अपने आप को जानिए पहचानिए, यह आपका क्या कहलाता है, स्वबोध कहलाता है। और आत्म पहचान, आपकी स्वयं की पहचान क्या है कि आपको दूसरे व्यक्ति किस तरीके से पहचान रहे हैं, आपका आत्म अवलोकन कैसा है, आपका मूल्यांकन कैसा है, तो ये आपका कहलाता है आत्म पहचान। अब देखते हैं अधिगम की विशेषता अथवा मूर्त और अमूर्त चिंतन की कोई तीन अंतर लिखिए। आपको जो क्वेश्चन इन दोनों में से जो बनता है आप उनको लिख सकते हैं। अधिगम का भी वीडियो डला हुआ है, लिंक पर डाल दिया है फ्रेंड्स मैंने, आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं कि लर्निंग की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ एवं विशेषता अथवा अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर लिखिए। इन दोनों में जो आपको आंसर बन रहा है, यदि नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। फिर है नेक्स्ट, बंटूरा के प्रतिरूपों के तादात्म्यीकरण सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए अथवा चोम्स्की के भाषी विकास का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड ये मैंने इसको वीडियो डाला हुआ है चोम्स्की वाला कि इन्होंने भाषा विकास का कैसे बताया है कि बच्चों में एलईडी पहले से लगी होती है, कैसे बच्चे लर्निंग करना यानी कि भाषा सीखते हैं। तो आप इन दोनों में से आपको जो भी इसका आंसर बनता है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन आपके सामने है कि किन्हीं 5 बाह्य खेलों के नाम एवं किसी एक खेल को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये वाले जो टॉपिक है इनका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, नेक्स्ट वीडियो पे डाला हुआ है। तो 5 खेल कौन कौन से हैं आपके, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिसमें से मैंने खो खो के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या आई बटन पर दे दूंगी। या आपको खेल संगठन के प्रमुख नियम, दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बूनर के अवधारणा अधिगम मॉडल के प्रति मानव एवं बूनर के सिद्धांतों की विशेषता लिखिए अथवा अवधारणा अधिगम में बूनर का क्या योगदान है। फ्रेंड्स बूनर का भी वीडियो अपलोड हुआ है, तो आपको मैं इसको भी आई बटन पर दे दूंगी, तो आप इससे लिख सकते हैं कि बूनर ने कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था एवं बाल्य अवस्था की प्रमुख संवेदनाओं का वर्णन कीजिए अथवा व्यवहार क्या है इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको इन दोनों में से जो भी आंसर बन रहा है, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपको इनका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है कूट संरचना एंड कोडिंग का अर्थ एवं प्रकार बताइए और पुनः प्राप्ति की अवधारणा का अर्थ एवं इससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आपको जो भी आंसर बनता है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक आयु में भाषा का विकास को समझाइए अथवा सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें भाषा विकास का भी वीडियो अपलोड हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। या तो सामाजिक विकास, आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है चिंतन के अर्थ प्रकृति एवं साधनों का वर्णन कीजिए और चिंतन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। फिर है अवधान, अवधान को ही ध्यान कहा जाता है, अटेंशन के अर्थ एवं विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा ऐच्छिक और अनैच्छिक ध्यान में अंतर लिखिए। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से जो भी आंसर बनता है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसमें वर्ड सीमाएं कितनी दी हैं फ्रेंड्स, 250 वर्ड सीमाएं दी हैं, लिमिट दी हैं, तो जितना पूछा जाता है आप उतना ही लिखिए फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है उच्चारण दोष के प्रकार एवं उच्चारण दोष के निराकरण पर प्रकाश डालिए, अथवा बहुभाषा या भाषाई कक्षा कक्ष के लाभ लिखिए। आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये तो हो गए हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप यदि आपको और कोई पेपर सॉल्व चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यदि यूज़फुल लगी है तो वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों तक, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों का आंसर एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड्स।